नमस्कार भैया बहन। आज अध्याय 3 संविधान निर्माण के तीसरे खंड में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका में भी संविधान का निर्माण हुआ और भारत में भी संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन भारत की परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका के परिस्थितियों के बिल्कुल अलग था, प्रतिकूल था। यानी विविधता भरा देश, विशाल देश, और उसमें संविधान का निर्माण करना और गुलाम के हैसियत से निकलकर नागरिक का हैसियत पाने वाले, धर्म के आधार पर बंटवारा झेलने वाले, जिसमें 3 टुकड़ों में देश बन गया। 2 टुकड़ा पाकिस्तान को मिला, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और एक हिस्सा भारत बच गया। और इस विघटन में के समय, विभाजन के समय दोनों तरफ से 10-10 लाख लोग मारे गए। एक बड़ी समस्या थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को आज़ादी दे दी थी कि वह भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा है वो मिल सकता है, विलय हो सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। तो रियासतियों का विलय भी एक समस्या थी, और इन सब के बीच जो है संविधान को लिखना था, संविधान बनाना था, और इसके भविष्य की भी चिंता करना था। कहता है, लगता है कि जितना आज आसान है, चैन भरा जीवन है, शायद उस समय इतना आसान काम नहीं था। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता थी। तो ये था भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। और आपके घर में जो कभी बड़े बुजुर्ग हों उनके से चर्चा करें। ये संविधान निर्माण जो हुआ उसमें वे क्या बताते हैं, उनकी क्या जानकारियां हैं संविधान निर्माण के समय में, वे आपको ज़रूर इस विषय में जानकारी देंगे। अगला बिंदु है संविधान निर्माण का रास्ता। सारे मुश्किलों के बावजूद संविधान निर्माताओं को एक लाभ प्राप्त था। वह था जो दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों को सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। तब भारत में कैसी स्थिति? भारत में पूर्व से ही आज़ादी के लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस तरह, किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही, यानी मतभेद के बावजूद भी कुछ बुनियादी विचारों पर सहमति बन चुकी थी, कायम हो चुकी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 8 नेताओं ने मिलकर एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई और आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, इसके दस्तावेज स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या स्वतंत्रता और समानता के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। इस प्रकार संविधान बनाने वाले, रचना करने के वाले के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों को सभी नेता इस पर सहमत हो चुके थे। तो ये दूसरा बिंदु था। तीसरा था जो औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं को स्वरूप तय करने में सहायता मिली। यानी अंग्रेजी सरकार के समय ही जैसे विधायिकाओं का गठन होता था, 1937 में प्रांतीय असेंबली की चुनाव हुई थी, उससे भी उसमें भी लोग चुने गए थे। तो विधानसभा में जाने बैठने का भी अनुभव प्राप्त हो गया था, यानी ये संस्थाओं में काम काज कैसे होगा। और इन संस्थाओं में जैसे उनसे 1935, 1919, 1908, 1958 विधायिका, इस सब का स्वरूप क्या होगा। 1935 में कौन कौन अधिनियम थे जिसको सीधे सीधे अपना लिया गया, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन किया गया। तो आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप के लेकर भी वर्षों से पहले
चिंतन और बहस चल रहा था, उसका भी लाभ मिला। नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपने ज़रूरत के अनुसार अपनाने में हिचक नहीं थी। तो हमारे नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र का कामकाज, अमेरिका के अधिकारों के सूची, इन सब से प्रभावित थे। रूस के समाजवादी क्रांति यानी भारतीयों को प्रभावित किया, और जो संविधान सभा के लोग थे, संविधान निर्माण करने वाले थे, उन सब से उन्होंने क्या लिया, सबक लिया, सीखा और अपने संविधान को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास किया या बनाया। अब संविधान सभा है, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी ब्रिटेन के सरकार के जो 3 सदस्यीय कमेटी, कैबिनेट के 3 सदस्यीय कमेटी भारत आई और उसने यहाँ संविधान सभा का रूपरेखा रखा। संविधान बनाने वाले यानी संविधान सभा का कितने सदस्य होंगे, देसी रियासत के कितने सदस्य होंगे, ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य होंगे, कमिश्नरी क्षेत्र का सदस्य कितने होंगे, चूँकि और इसके लिए वह चुने कैसे जाएंगे, चूँकि उस समय चुनाव प्रणाली तो थी नहीं, तो उसका चुनाव प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य थे उसके द्वारा होगा, और बाकी जो होगा वह देशी रियासतों में जो प्रतिनिधि जो है वह मनोनीत होंगे। इसके आधार पर जो है चुनाव में जो है चुने गए जनप्रतिनिधि जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहा गया। और भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ और पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई, और इसके बाद देश 2 हिस्सों में बट गया और संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई। और भारत के हिस्से में यानी भारत 299 सदस्य आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग भी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम पूरा कर लिया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिससे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब है जब हम चुने हुए प्रतिनिधि शासन कर सकते हैं। चूँकि भारत में जो है पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का 26 जनवरी तय था तिथि, जो प्रतिवर्ष लोग मनाते थे, लेकिन आज़ादी 15 अगस्त को मिल गई, तो उस तिथि को याद रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। इसलिए वह तिथि जो है पूर्ण स्वराज्य तिथि आज भी हम लोग याद कर रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के रूप में याद कर रहे हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं, पहले ही एक कारण का जिक्र है। संविधान सिर्फ संविधान सभा सदस्यों का विचार नहीं व्यक्त करता है, इस पर अपने समय का व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान बना, फिर उसे लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर भी वहाँ सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दल सहमति नहीं थी। इस कारण कई देशों में सामान्य जो है संविधान कागज का टुकड़ा भर रह गया। भारत में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आज 71-72 वर्षों के बाद 73 वर्षों के बाद भी उसकी वैधता है, क्योंकि यहाँ जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि चुने गए और उन्होंने संविधान बनाया। इसलिए यहाँ के जनता की भावनाओं को ये व्यक्त करता है, इसलिए जो है यहाँ कोई इस तरह की समस्या। दूसरा है संविधान लिखे मानने का दूसरा कारण है संविधान सभा भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी और वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव भी देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं वह कर सकते थे, लेकिन इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था। इसके कारण देश के सभी मौलिक भौगोलिक क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भी नहीं थी। स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचार वाले लोग थे, कई सदस्य थे, कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं भी थे, फिर भी सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और देशों के पेशों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिला था। दूसरा कारण यह था।
अंत कहता जी अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान की एक तरह से पवित्रता और वैधता देता है, और संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया गया। सबसे माने जो पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर एक प्रारूप कमेटी बनाया गया और उस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बनाए गए। तो इस तरीके से, और इस पर जितने भी ये मसौदा तैयार करने का काम ये प्रारूप कमेटी को दिया गया, और जितने भी संविधान सभा के जो समितियां गठित हुई, जो गठन किया, मैंने संविधान बनाया और मसौदा तैयार करने वाले कमेटी ने एक एक करके उसको व्यवस्थित किया और उस पर जो है चर्चाएं हुई, और वह चर्चा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। आज के कक्षा में इतनी ही बातें, फिर अगली कक्षा में और बातें बताई जाएगी। धन्यवाद।